अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज फ्राइडे है। आज हम जो हफ्ते भर खबरें रहीं उन पर हम प्रोग्राम्स करते रहे, उनका एक वीकली राउंड अप करते हैं। एक तो जो आज की सबसे अहम बात है जिसके ऊपर सबकी नज़रें भी हैं वो है FATF के हवाले से जो उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा ऐलान सामने आएगा और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इस हवाले से आज सुबह से हम एक सिलसिला देख रहे थे मुतज़ाद किस्म के बयानात का। कभी कोई सहाफ़ी अपने ज़राए से रिपोर्ट कर रहे थे कि निकाल दिया गया ग्रे लिस्ट से, कभी वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान साहब है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसका बड़ा तज़किरा रहा ट्विटर पे, जहां वो ये कह रहे थे कि नाम निकाल दिया गया है ग्रे लिस्ट से। लेकिन उसके ऊपर एक वजाहत सामने आई वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर साहिबा की, जो इन टॉक्स को इस वक्त लीड भी कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि आज रात को एक बाकायदा तौर पर एलामिया जारी होगा, क़यास आराई नहीं करनी चाहिए। और अभी वो जर्मन मीडिया को भी इंटरव्यू दे रही थी जिसमें वो ये कहती हैं कि हमारे लिए बड़ा अहम होगा ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए, और नागुज़ीर है इस वक्त FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना। तो एक तरफ ये इस किस्म के बयानात आ रहे हैं, दूसरी तरफ साबिका हुकूमत की अगर हम बात करें तो उनके ओहदेदार इसका मुकम्मल क्रेडिट भी ले रहे हैं। अभी ऐलान तो नहीं सामने आया लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिशों के समरात हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम में कि क्या ये किसी एक सियासी जमात को इसका क्रेडिट जाता है और बुनियादी तौर पे इसकी अहमियत क्या है FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान की। मुख्तसर अपने नाजरीन के लिए बता देते हैं क्योंकि कई इशूज़ होते हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, सुनने वाला ये उसको कोड वर्ड्स समझ रहा होता है जिस पर हम बात कर रहे होते हैं कि क्या अहमियत है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकल जाए। अमूमी तौर पर आवाम ये भी सोचते हैं कि वाइट लिस्ट में हो या ग्रे लिस्ट में हो, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक आलमी मॉनिटरिंग इदारा है। इसका मकसद होता है कि उन ममालिक के ऊपर नज़र रखी जाए जहाँ पर जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद की जाएँ अगर दहशत गर्दी की फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कोई इक़दामात हो रहे हैं। और इन्हीं इल्ज़ामात के तहत पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। उस वक्त की हुकूमत ने मुल्क को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी और बड़े दावे भी किए थे। फिर मार्च 2022 जो अभी इस साल जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी वो उसमें FATF ने ये करार दिया था कि पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात के ऊपर अमल दरामद कर लिया है। उसके बाद एक और इकदाम हमारे यहाँ 8 अप्रैल को हुआ, जो फैसला था लाहौर की खुसूसी अदालत का, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का, जिसने 2 मुकदमात में हाफिज सईद को कैद की सज़ा सुनाई। इसके ऊपर भी ये कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि इसका भी बड़ा अहमियत होगी अगर अब पाकिस्तान को निकाला जाता है। FATF की ग्रे लिस्ट में होने का मकसद ये से फ़र्क ये पड़ता है कि आपको मुआशी पाबंदियों का सामना रहता है, बैरूनी सरमायाकारी और कर्ज़ों के लेन देन में मुश्किलात पेश आती हैं, और मुल्क जो हमारा मुल्क है जिस तरह के मुआशी हालात का भी शिकार है उसके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होगा ग्रे लिस्ट से निकल जाना। सरमायाकारी भी खुल कर आएगी और कुछ दीगर इशूज़ जिनको हम बहस में लेकर आएंगे वो है महंगाई। एक तरफ हुकूमत IMF के जो उमंगें थी उनके मुताबिक आसमान तक तो पहुँचा चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ IMF अभी भी खुश नहीं है। फिर कारोबारी तबके के हवाले से भी जो ये हुकूमत की तरफ से अपील की जा रही है कि तवानाई को बचाया जाए, बिजली को बचाने की कोशिशें की जाएँ, कभी कोई ऐलान करते हैं उससे एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये कैसे मुमकिन होगा हुकूमत के लिए। और इमरान खान क्योंकि ऑन दी अदर हैंड इतवार को आवाम को सड़कों पर निकलने का कह रहे हैं एहतजाज के लिए, जिससे वो खुद वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, ये भी बड़ा ज़ेर बहस है। और एक और इशू भी इस हफ्ते खबरों की जीनत रहा और सेनेट और पार्लियामान की भी जीनत रहा, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अलालत की वजह से वतन वापस आना, ये भी बड़ा डिबेटेबल है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शेख वकास अकरम साहब को भी हमने दावत दी है जो कि सीनियर सियासतदान है, उनका हम तज्ज़िया हासिल करेंगे आज की ये जो जितने भी मामलात हो रहे हैं इसके ऊपर। और हमारे साथ मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा इफ्तिखार हुसैन शराजी साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शहजाद चौधरी साहब, आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। FATF के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और क्रेडिट लेने की तमाम तरफ से हम देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या किसी एक सियासी जमात का ये किसी एक को क्रेडिट जाता है, या फिर हमें इस वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्या कि हम FATF की ग्रे लिस्ट तक पहुंच गए, स्टेट के लेवल के ऊपर और माजी की हुकूमतों की के ऊपर भी। ये ज़्यादा सोचने का मुकाम है कि हम एक सस्टेनेबल किस्म का के कुछ फैसले करें और जिसके तहत हम ग्रे लिस्ट से निकलें, या फिर एक वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाए, यही काफ़ी होना चाहिए। अच्छा, मुख्तसरन मुझे कहने दीजिए कि देखिए, ग्रे लिस्ट से आपने कहा ग्रे लिस्ट से निकलने का फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ग्रे लिस्ट से निकलने का ये होगा जब इंशाल्लाह हो जाएगा कि हम ब्लैक लिस्ट में जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, ग्रे लिस्ट में होने से स्क्रूटनी तो ज़्यादा होती है, लेकिन आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं।
और ब्लैक लिस्ट में जब आप जाते हैं तो आप पे सैंक्शंस लगती हैं, आपको जो दुनिया का बैंकिंग का निज़ाम है उससे अलहदा कर दिया जाता है। वो ऐसे हालात पैदा कर दिए जाते हैं जहाँ पे शुमाली कोरिया खड़ा है, जहाँ पर ईरान खड़ा है, गो के वो भी इस फैटअप की लिस्ट के ऊपर मौजूद हैं। और साथ ही साथ जो कि रूस के साथ अभी किया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, ना आपको कोई कर्जे देता है, ना आप किसी बैंक से बात कर सकते हैं, ना आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैंकिंग के निज़ाम से आपको अलहदा कर दिया गया। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो ख़तरा जो हमारे ऊपर मंडला रहा था कि हमें ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद आपकी अपनी काविश और अपनी कोशिश है कि आपको किस तरह से सरमाया मिलता है, सरमायाकारी होती है, नहीं होती, आपके अमूमी हालात क्या हैं। तो वो इकोनॉमी से एक रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन वो इससे अलहदा हो जाती हैं, गो के आसान ज़रूर हो जाती हैं। दूसरी बात, हम पहुँचे क्यों यहाँ पे? इसलिए पहुँचे कि हमारे कवानीन के अंदर, ख़ासतौर पे बैंकिंग के कवानीन के अंदर और हमारे अमूमी रवैये के अंदर, जो माशी रवैया था, उसके अंदर जो पैसे की तरसील थी और वो जो बाहर मुल्क से जाता था, जो मुल्क से अंदर आता था, जिसमें आपने जिक्र किया, उसमें बदकिस्मती से हमारे बैंक्स के अंदर भी काफ़ी सारी उंगलियां उठाई गई बैंकों के ऊपर जो इंटरनेशनली काम करते थे। आपको पता है न्यूयॉर्क में रिसेंटली पिछले 2-3 साल के अंदर ये खबर उड़ी कि 2 हमारे ऐसे बड़े बैंक्स हैं जिनके ऊपर उंगलियां उठाई गई और उनको जुर्माना किया गया और जुर्माने की उनको सज़ा हुई। तो वहाँ पर उनका कारोबार बंद कर दिया गया न्यूयॉर्क के अंदर। तो इस किस्म के मसाइल, फिर हमारे यहाँ तो बैंक्स, पाकिस्तानी रिलेटेड बैंक्स के अंदर ये मामला बहुत, फिर हमारे यहाँ ये भी एक ज़ाहिर एक नोन चीज़ है कि जिस किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान के अंदर भेजी जाती है, यानी उसका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमारा जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो इतने लैक्स थे कि किसी ने आके किसी ने तलवार हमारी गर्दन पे रखनी थी और गर्दन पे तलवार आ गई, क्योंकि 9/11 के बाद जब यूएनएससी की रेजोल्यूशन, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267, उसके बाद जो फैटअप बना, तो फैटअप ने सबसे पहले 2 मरतबा अब तक हम पे ये छुरी चल चुकी है और कहा गया कि आप अपने मामलात को दुरुस्त करें। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपका वेरी ब्रीफली कि आपने कहा क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है जी पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों को, क्रेडिट जाता है बाकिर रज़ा को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, क्रेडिट जाता है हमाद अजहर को जिसने बहुत मेहनत से काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, पाकिस्तानी अफवाज को जिन्होंने एक स्पेशल सेल बना के इन तमाम मिनिस्ट्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करके, और फिर लेजिस्लेशन जो की गई मुख्तलिफ औकात के अंदर, जिसने कि वो कवानीन बैंकिंग के अंदर लेके आए, वो लाजिम किया, वो ज़रूरी किया। अब देखिए हम आप जाते हैं तो हमसे वो शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, हमसे चीज़ें मांगते हैं बैंक वाले, आपने पैसे कहाँ भेजने हैं, कहाँ से आए हैं, हर चीज़ पूछते हैं। ये पहले हमारे यहाँ नहीं होता था। बड़ी आसानी से हम जो फॉरेन एक्सचेंज है बाहर भेज दिया करते थे मुख्तलिफ, तो वो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता था। कभी कोई टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहा है, कभी कोई मनी लॉन्डर कर रहा है, कभी तो डर्टी मनी, ब्लैक मनी आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसका कोई जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ कहते हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। तो जाहिर है कि अगर हम ये सब कुछ कर बैठ चुके हैं और लोग, दुनिया अब तस्लीम कर रही है, तो पाकिस्तान बेहतर अंदाज में दुनिया के कवानीन के मुताबिक लेके आगे चलेगा। सही। शहजाद साहब, अगर क्विकली आप इस पे भी कमेंट करें, ये जो बहुत से लोग इस पे भी बात करें कि 1-2 इकदामात ये हाफिज सईद के हवाले से जो सज़ा हुई उनको, ये भी उसके अंदर ऐड ऑन करेगा, हेल्प आउट करेगा हमें इससे भी? हम ये भी करने से कासिर थे, इस हवाले से भी कोई इकदाम? चीज़ें, इसके 2 हिस्से हैं, टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। दोनों पे सवाल आते हैं। मनी लॉन्ड्रर्स को आपका कानून क्यों सज़ा नहीं देता? पहला सवाल ये उठाया गया और बार बार उठाया गया। फिर अगर कोई टेरर सस्पेक्ट्स हैं, जिस तरह से कि प्रोस्क्राइब किया गया हाफिज सईद की जमात को, जमातुल दावा को, और फिर उसके कुछ ताने बाने मिले उन बैंकिंग की मूवमेंट से, उन अमाउंट्स की मूवमेंट से जो कि न्यूयॉर्क के अंदर मिसाल के तौर पे पकड़े गए या पाकिस्तान के अंदर, तो जब ये स्क्रूटनी होती है और आपके इस तरह के मामलात को देखा जाता है, तो फिर सवाल उठता है कि क्या जब किसी ने प्रोस्क्राइब दुनिया में कर दिया उसको, और हमने भी कर दिया, तो फिर उसके बाद आपने सजा क्यों नहीं दी? तो मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में, एक साइड पे तो हमने कह दिया कि हमारा कानून, हमारी अदालतें फैसला करेंगी, लेकिन वी आर एक्चुअली मिस ऑन दैट। हमने गलती, हमने अभी तक अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर बहुत कम सजाएं या बिल्कुल नहीं दी हुई, जबकि ये तो हम देने के बाद कोई मिसाल दे रहे हैं, लेकिन वो वाला काम अभी रहता है हमारा। अब इसके साथ ही हमें ये अपडेट भी मौसूल हो रही है, जो कि हम एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ भी जाएंगे, कहते हुए कि FATF का जो इजलास था वो खत्म हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली। ब्रेक की तरफ जाते हैं ताकि आप ये तफसीली खबर भी सुन सकें। वापस आएंगे तो इसी पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जैसा कि आपने सुना, FATF की तरफ से कहा गया है कि कोरोना की वजह से अहदाफ हासिल करने में मुश्किल तो हुई, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। ये ऐलान के बाद ये बात कही गई है। अब ये भी कहा जा रहा है कि
ये जो इक़दामात पाकिस्तान ने किए इनकी तस्दीक के लिए जो FATF का वफ्द है वो पाकिस्तान आएगा और हतमी ऐलान एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अक्टूबर तक ही इस हवाले से किया जाएगा। तो हतमी ऐलान का हमें इंतज़ार करना होगा। शेख साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, शहजाद साहब ने कहा क्रेडिट सबको जाता है, सियासी जमातें हों, साबिका हुकूमतें हों या पाक फौज जिन्होंने 2019 में DGMO की सरबराही में एक स्पेशल सेल बनाया जिसमें इन इक़दामात का उधर से भी जायजा लिया गया। तो ओवरऑल तमाम कौमी क़यादत को इसका क्रेडिट जाता है। लेकिन अब एक इल्ज़ाम PTI की तरफ से भी लगाया जा रहा है नून लीग के ऊपर, और वो ये कह रहे हैं कि जब हम ताउन मांग रहे थे इस कानून साजी के सिलसिले में FATF के हवाले से, तो उस वक्त ये लोग नैब तरमीमी बिल के हवाले से पास करवाने के लिए NRO हासिल करने की शर्त लगा रहे थे। तो ये अब ब्लेम गेम इसके ऊपर बनती है या फिर उस वक्त ये भी सवाल उठना चाहिए था कि नून लीग को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था? देखें, आप पहली बात तो ये है कि मैं आपसे एग्री करूंगा, शहजाद साहब ने भी कहा कि इसका जो क्रेडिट है ऑलमोस्ट हर हुकूमत जो जून 2018 जिसमें इस पे पाबंदी लगी उससे लेके आज तक सब ने कोशिश की है। कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी हुकूमत हो और बुरे हालात रहे। और फिर इसमें जो स्टेट है उसके जो फंक्शनरीज है उन्होंने भी एक बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले किया है उन हुकूमतों को हेल्प करने में, तो उसके लिए कोशिशें कर रही थी। ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बल्कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इदारे हैं और हुकूमत के जो लोग हैं इन सब ने मिल के किया, और मेरे ख्याल में इसमें ये सब मुस्तहिक है इस क्रेडिट के, तो किसी एक को देना नामुनासिब है। जहां तक रहेगी ब्लेम गेम वाली बात, बिल्कुल पार्टियों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है। जहां इनके अपने वोट आ जाते हैं, जहां इनका अपना इलेक्शन आ जाता है, जहां पे इन्होंने एक दूसरे को अवाम की नजरों में ऊंचा नीचा दिखाना होता है, वहां फिर ये कोई नेशनल इंटरेस्ट वगैरह नहीं देखते। ये लोग बस आपके ये टीवी प्रोग्राम कहानियां कहानियां आवाम को ये सुना देते हैं, मगर टेक्निकली ये लोग उस किस्म का काम नहीं करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ऑब्वियसली इसमें गैर जिम्मेदारी थी, मगर अब फायदा कोई नहीं है किसी को इल्जाम देने का। आपका जो चैनल्स है, सोशल मीडिया है, लोग इतने वाइब्रेंट है, कौन क्या कहानी सुना रहा है, मतलब आपको नैरेटिव बिल्ड करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आम खबरें जो है उसकी तहकीक और उसकी असलियत लोगों के सामने मौजूद होती है। अब देखें, जो ऐसे आपने जिक्र किया, जिस वक्त ये ऐलान हो जाता है, ऐलानिया आ जाता है, उसके बाद इनकी एक टीम ऑन साइट विजिट करती है वो कंपोनेंट चेक करने के लिए कि क्या इसका लीगल फ्रेमवर्क, इसकी पॉलिटिकल कमिटमेंट, इसके रेगुलेशंस ये उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिस तरीके से बताए गए हैं कि नहीं। वो टीम जब वापस जाकर रिपोर्ट करती है तो उसके बाद चीजें जो है वो बाकायदा चलने लग जाती हैं। बिल्कुल ये खुशी की बात है कि जी अगर आप ग्रे लिस्ट से निकल गए तो बहुत बड़ी बात है, बट ये ज़हन में रखिएगा इसमें इन्हीं दोनों हुकूमतों की तरफ से, चाहे वो PTI की हो चाहे नून लीग की हो, इनमें कोई कंपोनेंट्स ऐसे मौजूद है जो ऑन ग्राउंड इनको प्रैक्टिकली दिखाने पड़ेंगे। दोनों जमातें जो है उन्होंने प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को अपनी जमातों के अंदर बिठाया है और उनसे इत्तेहाद किया है, उनसे हेल्प ली है। इस वक्त भी पंजाब की हुकूमत जो है वो एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के के आदमी की एक वोट की वजह से खड़ी है। अपने ज़हन में रखिएगा, ये ऐसा ना हो कि जिस वक्त वो यहाँ पे आए तो आगे से ये इन तमाशों के सवालों के जवाब इनको देने पड़ जाए। सिर्फ हाफिज सईद पे बात खत्म नहीं होती है। उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है पॉलिटिकल कमिटमेंट। अब जो हुकूमत यहाँ पे मौजूद ही अगले चंद महीने के लिए है और शायद वो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के बाद उसका कोई रहने का जवाब ही ना रह जाए और हुकूमत को यहाँ से जाना पड़ जाए, उसकी क्या पॉलिटिकल कमिटमेंट होगी। तो मैं ये समझता हूँ अपोजिशन पार्टियों को भी इस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा कम क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उनकी कमिटमेंट टाइम ही कोई नहीं है ना, कमिटमेंट तो चलो कमिटमेंट के ऊपर आ सकते हैं। तो अब अगर इस वक्त ये ऑपोजिशन अपने नंबर बनाने के लिए गवर्नमेंट को गंदा बंदा करने की कोशिश करेगी तो इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो मैं दोनों से कहूंगा जी प्लीज। जी अच्छा,
पॉलिटिकल कमिटमेंट जो आपने बात की है, इसको मैं जो हम इसके बाद भी बात करेंगे, दूसरा मौजू होगा हमारा, उसके अंदर भी मैं इसको लेके आना चाहूंगी। शाहिद साहब, दो चीजें आपसे मैं जानना चाह रही हूँ। वकास साहब बात कर रहे हैं, अब ऑन ग्राउंड जब ये वक्त आएगा तो आप कितने पॉजिटिव हैं कि उनको वही चीजें मिलेंगी यहाँ पर देखने को, और ये हमारा जो है बाकायदा तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। दूसरी एक और बात है जो हमारे आम लोगों के जहनों में भी आती है कि क्या ये किबला दुरुस्त करने के लिए किसी भी मुल्क का जरूरी होती है आलमी ये जो इस किस्म की रेगुलेटरी होती है, या फिर ये अनरीजनेबल हो जाते हैं? मीनवाइल बहुत से जो सुपर पावर्स हैं उनके अंदर अमेरिका के हवाले से वॉर क्राइम्स के ऊपर इल्जामात लगते रहे, या चीन में वीगर मुस्लिम्स हों या और किसी किस्म के जो भी होते हैं उनके इकदामात, ये हमारे साथ अनरीजनेबल हो जाते हैं। आम आदमी ये जरूर सोचता है या पूरी दुनिया के लिए इनके यही मयारात होते हैं? बिल्कुल। अब साहब के सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो ये है कि जो फैटफ के इस इजलास में फैसले हुए हैं या तसल्ली का इजहार किया गया है, उससे पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप का एक इजलास होता है जिसके अंदर इन इक़दाम के ऊपर अमल दरामद को देखा जाता है। तो मेरा ख्याल में एशिया पैसिफिक ग्रुप जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, और अगर वहाँ से इनपुट गया तो उसी की बुनियाद पे आज वहाँ से एलामिया आया है कि पाकिस्तान ने तमाम 34 नुकात के ऊपर अमल दरामद को मुकम्मल कर लिया है। और मेरा ख्याल में इस हवाले से हमें जहाँ पे अब कह रहे थे ना कि पॉलिटिकल कमिटमेंट, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल मैच्योरिटी की भी बड़ी ज़रूरत है। अब इमरान खान साहब 4.25 साल इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और आपको याद होगा कि वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि इस मुल्क से हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मेरे ख्याल में आज उनको भी अपने इस बयान पे रिव्यू करना चाहिए कि एक आलमी इदारा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़े भरपूर इकदाम किए हैं, लिहाजा पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही। तो कम अज़ कम हमारे सियासतदानों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जब इस तरह की स्टेटमेंट जाती हैं तो मुल्क का जो एक बैरून मुल्क तासुर बनता है तो वो बड़ा मनफी बनता है। तो अब हमें इस हवाले से भी बड़ा ख्याल करना चाहिए। दूसरा, 2014 में पेशावर में हुआ बड़ा इंसिडेंट दहशतगर्दी का, आपको याद है, APS का सानिया हुआ, और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, आपको याद है, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान 21 नुकात का बना, और हमें जाके 2018 के अंदर ग्रे लिस्ट में डाला गया। तो गोया कि हमने 2014 में अफसा ये रियलाइज़ कर लिया था कि पाकिस्तान के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस मुल्क में दहशतगर्दी क्यों हो रही है, बाकी इश्यूज़ क्यों हैं, हमने डायग्नोज कर लिया था, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं थी। तो नतीजा ये निकला कि हमने 21 नुकात पे काम नहीं किया, और 2018 में हमें फैटफ ने उठा के ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे पहला फेलियर हमारा अपना था कि हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया बट उसको एड्रेस नहीं किया। तो आज ये ज़रूर है कि तमाम लोग कामयाबी को ओन कर रहे हैं, बशमूल PTI किरदार किया, लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा यहाँ पे कि इस मुल्क के अंदर इस तरह के इश्यूज़ को जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पुश नहीं करती, लोगों को नहीं करते, न सिर्फ ये मामला बल्कि इससे पहले फाटा रिफॉर्म्स के ऊपर भी यही सूरत हाल थी कि जब तक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों को पुश नहीं किया, हमने वो काम नहीं किया। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पे मैं आता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह के फोरम्स पोलिटिसाइज हो चुके हैं, उनके एक सियासी लुक है। और इससे पहले हमने देखा कि जब हमने 27 में से 26 नुकात पे 2020 में अमल दरामद कर लिया था, तो असूल ये कहता है कि एक नुक्ता बाकी रहता है और हमें आप ग्रे लिस्ट से बाहर निकालें। लेकिन भारत और उसके साथ जुड़े कुछ और ममालिक ने मुखालफत की, और फिर हमने इस पर एहतजाज भी किया कि ये क्या ऐसा मुमकिन है कि जब एक मुल्क ऑलमोस्ट 99% आपके जो शरायत उनके ऊपर अमल दरामद करे, उसके बावजूद भी उसको रखा जाए। शहजाद साहब, एक और चीज जो अभी शराई साहब बात कर रहे थे कि हमने देखा खान साहब भी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर भी ये बारहा कहते रहे कि हमारे यहाँ से कितनी मनी लॉन्ड्रिंग होती है और करप्शन होती है, और उस पर तनकीद उस वक्त भी होती थी कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स खान साहब मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में दे देते थे। आजकल एक और सिलसिला चल रहा है, पिछले एक हफ्ता कुछ दिन जारी रहा, DGISPR को बार बार आकर अपनी बात वाजे करनी पड़ी, लेकिन खान साहब और उनकी जमात उसके बाद दोबारा जब बात करते हैं तो वही बात दोहराते हैं, मानने को तैयार नहीं है। DGISPR ने ये बात कही कि जो वो बयान देते हैं वो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के बतौर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, और खान साहब और उनकी जमात हर तौर पर उसको एक सियासी बयान या उनकी जाती राय करार देने पर तुली रही। आपने कैसे देखा इस पूरे सिलसिले को? देखिए, बदकिस्मती हमारी ये है जी कि एक तो पॉलिटिकल जो है ना डिस्कोर्स, उस पर तो कोई कमेंट करना या उस पर बहस करना मेरे ख्याल में तकरीबन मुझ जैसे शख्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह यह है कि इसका कोई सेंस नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई समझ नहीं आती कि करना क्या चाह रहे हैं।
यानी आप अपने मुल्क के साथ, मुल्क के इदारों के साथ, कोई भी हो, कोई भी साइड हो, पहले 4 साल किसी और ने किया, अब इनकी बारी है, ये कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नुकसान दर नुकसान है अपने मुल्क का, अपने ही देखिए मईशत के ऊपर वो लोग, ये गवर्नमेंट कह रही है कि लैंड माइन्स पे छोड़ के बना के चले गए, वो गवर्नमेंट कहती थी जब वो गए तो वो लैंड माइन्स बना के चल गए। तो क्या आप अपने मुल्क की मईशत के साथ, अपने मुल्क के इदारों के साथ, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो फौज है, चाहे कोई और है, इस किस्म का घिनौना खेल, मुश्किल खेल जो कि दुश्मन चाहता है खेलना, दुश्मन की कोशिश होती है, तो जाहिर है कि ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, मेरा ख्याल है कि फ़ौज जिस जगह पे आज खड़ी है, बेशक कि उसमें कोई शक नहीं कि उनके कमिटमेंट, उनका मोराल, उनका अपना जो काम है, जो मिशन है, उसको बाहर सूरत उनको पूरा करना है। शहादतें भी दे रही है, अपना काम भी कर रही है, बॉर्डर की सिक्योरिटी भी कर रही है, लेकिन जिस आसानी के साथ हम फ़ौज को अपनी बहस का मौजू बनाते हैं, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। देखिए ना, अब चाहे वो ISPR वाले ने कमेंट दिया और फिर उसका जवाब आया, तो हम लोग जो कमेंटेटर्स हैं, जो हम अपना तज्जिया देते हैं, वो बाहर एक खबर बन जाती है और उस खबर को हम लेके फिर मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, तकरीबन अब जब से ये बात हुई है 3-4 दिन हो गए, हम भी उसकी जान नहीं छोड़ते। यानी हम ही कम से कम रोक दें, अगर ये सियासतदानों को समझ नहीं आ रही, किसी ने गलत, मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतर था कि DG ISPR इस किस्म का कमेंट ना देते, ताकि किसी और को मौका ना मिलता, वो मौजू बन जाता है। यानी इमरान खान साहब तो जब से हटे हैं वो ये बात कर रहे हैं, उससे पहले मरियम नवाज साहबा ये बात कर रही थी, नवाज शरीफ साहब ये बात कर रहे थे, तो क्या हर जगह पे आके हमने ये जवाब देना है? आप क्यों, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ पार्टी? दैट इज द पॉइंट। तो ये शहजाद साहब डाउन प्ले तो जरूर किया जा सकता है इसको, लेकिन शहजाद साहब कतई कलाम की बात है, लेकिन ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब डायरेक्टली सवाल इदारों के ऊपर उठाया जाए, क्योंकि फिर जिस किस्म की बात सियासी तौर पे की जाती है, वो हम देख रहे थे कि हर गुजरते दिन के साथ एक कदम आगे बढ़ रही थी। वो अब इमरान खान ऐसे एड्रेस करते हैं कि न्यूट्रल्स को हमने कहा मईशत बचा लें, उन्होंने नहीं सुनी हमारी बात। फिर हमने न्यूट्रल्स को बताया कि मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, उन्होंने नहीं सुनी हमारी बात। तो इसमें एक इदारा, तो क्योंकि इदारे ने यहीं पर रहना है, सियासी हुकूमतें बदलती रहती हैं, तो रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं था। बड़ा अच्छा जवाब दिया इसका असद उमर ने। जवाब तो कुछ और दिया था, लेकिन उसके अंदर मुज़मिर था, उसके अंदर ये कुछ इम्प्लाइड था ये जवाब। उन्होंने कहा कि फ़ौज के इदारे को क्या ज़रूरत है कि सियासी गुफ्तगू के अंदर अपने आप को शामिल करे। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी इसको सियासी गुफ्तगू के तौर पे ले रहे हैं। ये जो बयानिया है, वो जो मरासला है, वो जो अमेरिका के साथ जो कुछ उनके मसाइल हैं, वो कह रहे हैं ये हमारा सियासी मसला है, ये सियासी बयानिया है हमारा, तो लेट दी हमारी ऑपोजिशन को इसको मैनेज करने दें। वो कह रहे हैं आप बीच में क्यों आते हैं, जब आप आएंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, तो ये तो उनकी, तो ये यानी उसकी जो हकीकत है उसका अंदाज़ा कुछ आपको इस चीज़ से हो जाता है कि असल में उसकी वो एक सियासी मसला है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो खुद प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, इमरान खान साहब, तो वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तो चेयरमैनशिप भी उनके पास है। तो वो जब फैसला कर लें, मिसाल के तौर पे चाहे जो मर्जी, जितने मर्जी फौजी बैठे हो वहाँ पे, जितने मर्जी जर्नैल हो, कह दें कि नहीं जी हम इससे एग्री नहीं करते, लेकिन अगर चेयरमैन ये कह दे कि नो दिस इज़ व्हाट आई एग्री विद, दिस इज़, मैं कहता हूँ कि साजिश हुई है, तो बात खत्म हो जाती है, साजिश हुई है। अब अगला सवाल आप पूछिएगा उनसे नेक्स्ट टाइम जब आपको मौका मिले कि जब साजिश हुई है तो हमें क्या करना चाहिए था। क्या हम उनके साथ हम अटैक करते, कोई मिसाइल्स भेजते, रॉकेट भेजते, क्या करते हम उनके साथ? दूसरा, हम तल्लुकात तोड़ लेते, हम उनके एम्बेसडर तो पहले ही कोई नहीं था, वो चार्ज अफेयर्स थी, उसको कहते निकल जाओ यहाँ से वगैरह, ये सब काम किए जा सकते थे अगर इमरान खान साहब को ये यकीन होता कि जो वो कह रहे हैं कि साजिश हुई है, तो साजिश के जवाब भी उन्हीं के पास थे। लेकिन अब वो उन्होंने नहीं किया, तो वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अब कोई और करके दिखाए और तुम लोग सपोर्ट करो इस बात को। अब जाहिर है कि रीडिंग अगर मुख्तलिफ है तो रीडिंग मुख्तलिफ है। Why do we involve the फौज into this? आप वज़ीर आज़म साहब थे, इससे बढ़ के तो हमारे पास कुछ और रह नहीं गया अब कहने के लिए। हम बारहा शहजाद साहब के तमाम सवालात पूछते हैं, लेकिन हमें जवाब वही मिलता है और अगले दिन वही जहाँ से शुरू हुई थी बात वहीं से शुरू होती है। अब अगर जो आप बात कह रहे हैं हुकूमत खान साहब की ना जाती तो शायद हम कभी सुनते भी ना जिक्र कि बैरूनी साजिश हुई, या उनको जब यकीन हो गया कि उनकी हुकूमत जाने वाली और इत्तेहादी निकल गए उनके हाथ से, उसके बाद उन्होंने ये बात की है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर इमरान खान साहब ने आज की जो कॉल दी है, क्या आवाम उसके लिए बाहर निकलेंगे, बाहर इन हालात में, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी है, शेख वकास साहब, आप समझते हैं अवामी सेंटिमेंट को, जो मुश्किल हालात मुआशी तौर पे जो इस वक्त हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, तो क्या अभी भी आप अपने हल्के में हैं, तो इस वक्त इमरान खान साहब जो कॉल दे रहे हैं उस पर अवाम रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर जो वजाहतें इस वक्त हुकूमत दे रही है दलील तफसील और कहीं ना कहीं दलील के साथ भी,
वो उनको हेल्प आउट करेगी हुकूमत को और आवाम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि खान साहब ने कहा है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए आवाम से राब्ते में रहेंगे, आवाम निकलें अपने अपने शहरों में, जिसको हुकूमत बहुत तंज कर रही है इसके ऊपर कि खान साहब खुद आवाम में निकल नहीं रहे हैं। देखिए, मैं इस पे तो एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि किस स्केल के ऊपर आवाम निकलेंगे, क्योंकि जिस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं अवाम एहतजाजों से, क्योंकि आम आवाम प्रोटेस्ट में उस तरीके से शामिल नहीं होते। अभी पाकिस्तान में इस तरह के सियासी हालात नहीं हुए। यहाँ पे लॉन्ग मार्च हो या जलसे हो, पार्टियों को लोग मोबिलाइज करने पड़ते हैं, बंदे निकालने पड़ते हैं, अपने सपोर्टर्स की ड्यूटियाँ लगानी पड़ती हैं। अभी तक पाकिस्तान में फिल वक्त ऐसी सिचुएशन अभी तक नहीं बनी, क्योंकि हालात तो इससे बहुत आगे जा चुके हैं। एक कॉल दी जाए और सारी आम आवाम निकल आए। तो मुझे नहीं पता किस स्केल पे निकलेंगे, मगर बहरहाल खान साहब की पार्टी है, पाकिस्तान के हर जिले के अंदर है, हर शहर के अंदर है, हर गाँव में है, उनके लोग निकलेंगे। वो क्या स्केल होगा ये डिपेंड करता है कि खान साहब किस तरीके से उनको कॉल करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हुकूमतें वजारतें दे रही है तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, ये मैं आपको वादे बता देता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत की वजारतें जो है से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देहाती इलाकों में 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप ये देख लें कि पिछले 2-3 हफ्ते के दौरान 30 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए, ऑलमोस्ट 120 रुपए पर लीटर पे वो जो फ्यूल है वो कहाँ पे चला गया है वो आपने देख लिया। फिर 8 रुपए बिजली बढ़ी, अभी 1-2 दिन पहले 4.80 रुपए पर यूनिट बिजली बढ़ी। और ऑब्वियसली फ्यूल महंगा होगा तो आपकी पावर जनरेशन फ्यूल के जरिए, तो ये वजारतें किसके काम आएगी? हमें तो ये बताया गया था कि हम इमरान खान को इसलिए फारिग कर रहे हैं क्योंकि ये नाअहल आदमी है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है। हम क्योंकि पुराने कारीगर हैं, हम आ जाएंगे। हमने महंगाई मुकाओ मार्च किया है, अभी हम इस्लामाबाद पहुंचे नहीं थे, खान ने तेल की कीमत जो है वो 10 रुपए नीचे कर दी है, तो हमारा कमाल है। हम जब आ जाएंगे तो हम ऐसे बाकमाल लोग हैं तमाम पार्टी, असि तो पाकिस्तान को रातों रात ठीक कर देंगे, क्योंकि साढ़े को कारीगर बहुत ज्यादा ने। अब वो कारीगर ऐसे इकट्ठे हुए कि वो ये असेस ही नहीं कर सके कि उनके साथ क्या होने जा रहा है, वो किस तरीके से ट्रैप हो रहे हैं, किस तरीके से जलील होंगे। इस वक्त हुकूमत की कोई सफाई का कोई जुगाड़ जो है वो नहीं लग रहा। लोग नहीं समझ आएगी आवाम उतर रहे हैं। लोगों की आप खुद देखें कि क्या कैपेसिटी रह गई है बंदों के। मैं शहर में निकला तो आपको गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे कम नजर आते हैं रोड पे। ट्रांसपोर्टर्स ने बसें, बिल्कुल साफ वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। जो 2-4 बसों का मालिक था और उसने बसें खड़ी कर दी हैं, बंद हो गई हैं। जो सैकड़ों बसों के मालिक हैं उनकी बचतें खत्म हो गई हैं फ्यूल की वजह से। ये ना समझे जिसके पास गाड़ी साइकिल है, देखो साइकिल भी है, वो भी बेचारा परेशान एक हद जो होती है ना, तो अपने हालात ही अवाम में जी इस सूरत हाल में देखने तो इसलिए नहीं नजर नहीं आ रहा कि वजारतें चल रही हो। शेख साहब मैं जी इमरान जो है वो सही सुर से कॉल देना और तरीके से एहतजाज कराए, तो बंदे तो बेचारे इस वक्त जलील हुए पड़े हैं। बंदे तो एहतजाज करने के लिए तैयार है, मगर आगे से ये ना हो ना 6 दिन का टाइम दे के ना निकल जाए फिर। ये देखना होगा। मैं शहजाद साहब का भी कमेंट लाजमी, इधर मुख्तलिफ है बात शहजाद साहब, लेकिन एक और डिबेट है जिसपे आपका कमेंट लाजमी शामिल करना चाह रही थी। मुशर्रफ साहब की तबीयत, अब वो अलील हैं, काफ़ी अरसे से हैं, लेकिन अब एक बहस हो रही है कि उनको वतन वापस लाया जाए। हमारे जो सिविलियन नुमाइंदे हैं वो इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं सेनेट में और असेंबली में। एक तरफ यूसुफ गिलानी साहब ने बात कही कि ना उनको भेजा हमारी मर्जी से गया था, ना वापस हमसे पूछ के लाया जाएगा। सेनेटर मुश्ताक साहब भी वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वोकल हो रहे हैं। वो कहते हैं ताकतवर के लिए मुख्तलिफ कानून है, उन्होंने आइन शिकनी किया, उस हवाले से बात की जाए। सेनेटर ताहिर बजिंजो साहब को भी मैं सुन रही थी, आज वो ये कहते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जाए, फिर इस बारे में बात की जाए, हमें सबको जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ कि जब भी कोई शख्स कमज़ोर हो जाता है तो उसके खिलाफ तमाम उसूल जो हैं वो सामने आ जाते हैं। जब वो ज़िंदा होता है और ताकत में होता है या अपने होशो हवास में होता है तो उस वक्त तमाम उसूल जो हैं उनको फिर कुर्बान कर दिया जाता है। तो ये देखिए ना, अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन रोते रोते हम वोट डाल देते हैं, बावजूद इसके कि हमारा ज़मीर जो है वो हमारे कुछ और मलामत कर रहा होता है, कुछ और कह रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो देखिए जो हमारे बीच में क्रिमिनल्स बैठे हैं, हम तो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे, जिनको हमें पता है कि इनको ट्रायल होना चाहिए, कम से कम अदालत में जाके पेश तो होना चाहिए, हम उनको कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम एक ऐसा करीबुल मर्ग इंसान जो कि सिर्फ शायद ये चाहता हो कि मैं अपनी मट्टी में जाके, जनरल मुशर्रफ ने बहुत गलतियां की होंगी, बेइंतहा गलतियां, मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद हूँ जनरल मुशर्रफ का, लेकिन एक इंसान जब करीबुल मर्ग हो जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इंसानियत जो है वो भी किसी ना
मुर्दा दिल से मुर्दा दिल इंसान की भी इंसानियत जाग जाती है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि उसको लेकिन सर उसूल होना चाहिए आइन शिकनी जैसे जुर्म के हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस मट्टी में भी दफन हो जाएगा। वो भी मुसलमान मुल्क है, किसी मुल्क में दफन हो सकता है, मट्टी में ही जाना है ना। लेकिन अगर एक आदमी मरने वाले की ख्वाहिश है कि मैं अपने मुल्क में जाना चाहता हूँ या मुल्क में जाके मरना चाहता हूँ, उसने यहाँ पे अब जाके, अब तो उसका मार्शल लॉ लाने का कोई लाया था, जब उस वक्त कोई कुर्बानियाँ देता तो मैं कहता क्या कमाल का आदमी है। इसलिए मेरे नज़दीक ये महज गुफ्तगू है, बातें हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, मीनिंगलेस है, यूजलेस है, इसको इधर ख़त्म हो जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई माने नहीं है। वक्त मेरे पास होता तो मैं शराई साहब से ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करती, लेकिन वक्त की हमारे पास यही एक मजबूरी रहती है। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद शेख वकास साहब और इफ्तिखार शिराजी साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।